गुड डे डियर लर्नर्स, वंदे मातरम, जय हिंद। आई होप कि आपने अभी तक की सारी क्लासेस विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो की हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। अभी तक हमने मोशन वाले पोर्शन को लिया जिसमें कनेक्टिंग लिंक के रूप में हमने कैलकुलस को डिस्कस किया, और कैलकुलस में भी अभी तक हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं। डिफरेंशिएशन की लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम उसका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन करेंगे कि वो प्रॉब्लम कैलकुलस की जो है वो फिजिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। अगर आपने इसका कनेक्टिंग वीडियो कैलकुलस का यूज़ इन मेडिसिन देखा हो, तो जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं जिनको पर्टिकुलरली ये लगता है कि कैलकुलस या मैथमेटिक्स हमारे लिए पॉइंटलेस है, हमको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही कम्युनिटी के लिए मैंने उस वीडियो को तैयार किया था। आई होप कि आप इसको सीखेंगे। हम आगे का डिस्कशन करते हैं जिसमें हम एक बहुत ही छोटे से और यूनिक एग्जाम्पल से करते हैं जो कि पूरी फिजिक्स में आपको 2-3 बार मिलेगा। एक्चुअली 11th क्लास में 2 बार और 12th क्लास में भी 2 बार। यहाँ पर प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसमें इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। जो इसका 2 पार्ट का प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पर हमको डी वाई बाई डी थीटा करना है। सॉल्यूशन में हमको डी वाई बाई डी थीटा लेना है, बिकॉज यहाँ जो फंक्शन है जिसके साथ वेरिएशन हो रहा है वो थीटा है। और अगर आपने फॉर्मूला टेबल कंसीडर की है तो आपको पता है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ थीटा होता है। सिमिलरली यहाँ पर आएगा बी साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पे साथ में माइनस आएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा जो हमारा स्टेप 1 है वो हमारे पास क्या आ गया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या था, ये तो फर्स्ट स्टेप है, याद करो। डी वाई बाई डी थीटा को हम इक्वेट कर देते हैं जीरो के, और जीरो के इक्वल करने से वी गेट ए कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा। और इन टर्म्स ऑफ अगर tan थीटा निकालें तो ये क्या मिलेगा हमको, ए बाय बी। तो यहाँ जैसे पहले की प्रॉब्लम में y का सीधा सीधा वैल्यू निकला था ना, x का वैल्यू, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यहाँ थीटा नहीं निकल रहा है। यहाँ थीटा निकल सकता है, यू कैन राइट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी, बट वो बिना बात की मैथमेटिक्स ज़्यादा बढ़ाएगा। अभी हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपको tan थीटा इक्वल टू a बाई बी मिला है तो इसकी हेल्प से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मैंने आप सबको एक छोटा सा मेथड बता रखा है कि हम यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर देते हैं, और ये थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। और अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो हम बहुत ही इजीली पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैथमेटिकली करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर के के एंड के लिखना चाहिए, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैंसिल हो जाता है। तो ये जो पोर्शन मैंने किया है ना बच्चों, जस्ट एक आप हैक मान सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा काम किया है। ठीक है, तो जो भी थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको मिलने वाली है वो इसी में मिलेगी। अब आपको पता है कि अपन को क्या करना होता है, अगला स्टेप, थर्ड स्टेप में हम इसका करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन यानी कि डी ऑफ डी थीटा विथ प्रॉपर रिवीजन डी वाई बाय डी थीटा। तो इस एक्सप्रेशन का ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट ए साइन ऑफ थीटा। ये माइनस कैसे आया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होता है। आगे माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि हमको क्या मिल गया है, डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए।
साइन थीटा, या ऐसा बोल सकते हैं माइनस बी कॉस थीटा। तो माइनस ए बाहर निकाल लिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब अगर ढंग से देख रहे हो तो ये वाली वैल्यू ही क्या है हमारी, y। इस इक्वेशन से हमारा दोबारा सामना होगा ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, एसएचएम चैप्टर में, और ये दोबारा सामना होगा तिबारा चौबारा, तो हम फिर मिलते रहेंगे। अब मुझे ये चेक करना है थर्ड स्टेप के बाद कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। मेरे ख्याल से इतना आपको आइडिया हो चुका है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ और यहाँ ए के साथ इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा लिखूं, तो मैं लिखूंगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, बीच में प्लस का साइन, सिमिलरली यहाँ बी, और कॉस थीटा के लिए लिखूंगा बेस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंदर ब्रैकेट में आप कुछ भी कर लो, क्या किसी भी तरीके से ये वाला टर्म नेगेटिव हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव हो सकता है? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होगा। या हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट विथ नेगेटिव साइन। तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर का नेगेटिव आना क्या इंडिकेट करता है? अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करो और देखो कि अगर डबल डिफरेंशिएशन वाला टर्म नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब हमको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। हमको क्या मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम। और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैंने डायरेक्ट यहां से कैसे लिख दिया, ये मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए इसको छोड़ता हूं। बाकी अगर आपने इस स्टेप को ढंग से देखा है तो ये इतना बड़ा काम नहीं है। इस वाले एक्सप्रेशन तक तो हमको पता चल ही गया। यहाँ पर आया माइनस वाई, तो y का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम जो होएगा तो इस माइनस के साइन का ही फर्क पड़ेगा। तो ये हमको क्या मिला है यहाँ पर, y का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब हम चलते हैं एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम पे। तो एक बार आप पढ़े, क्या लिखा है इसमें पे लिखा है रेडियस ऑफ ए सर्कल। मैंने सर्कल लिखा है, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट हो सकता है, एक सर्कुलर डिस्क हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज का डायमेंशन आपको सर्कल में मिलने वाला है। तो ये बोला है कि सर्कल का रेडियस जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया। एरिया में चेंज का रेट फाइंड करना है एट ए इंस्टेंट, कब, व्हेन द रेडियस इज 10/5 सेंटीमीटर। तो इन सारे स्पेसिफिक जिसको मैं अंडरलाइन करना है ना, करा है, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने का तरीका होता है। कम क्वेश्चन से ज्यादा चीजें सीखने के लिए आप उसको डिटेलिंग पे जाओ, उसको जितना ज्यादा डिटेल हो सकता है उतना करने की कोशिश करो। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। यहां पे सबसे पहले आपको चाहिए क्या, जो गिवन है वो क्या है, गिवन है रेडियस में चेंज का रेट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन से डी आर बाई डी टी इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप बोलो आपको कैसे पता चला कि ये डी आर बाई डी टी ही है? तो मुझे यूनिट से पता चला, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि न्यूमरेटर में आ रहा है डिस्टेंस और
डिनोमीटर में क्या मिलेगा हमको? टाइम। अंश में मिलेगा दूरी सेंटीमीटर, और हर में क्या मिलेगी? दूरी, समय। और डी आर बाई डी टी का आइडिया कैसे हुआ? ये डेल्टा आर है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ही कैलकुलस की चल रही है ना। डेल्टा आर से हम कुछ नहीं कर सकते, हम वेरिएबल की रेट पता कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन या व्हाट इज कैलकुलस? स्टडी ऑफ चेंज, परिवर्तन का अध्ययन है कलन। तो डी आर बाई डी टी हमको मिल गया। अब आप देखो, एरिया सर्कल क्या होता है? एरिया होता है पाई रेडियस स्क्वायर। ठीक है। अब यहां एक बड़ी प्यारी चीज आने वाली है। इस प्यारी चीज को यहां डिस्कस करने से पहले मैं एक और आपको बात बता देता हूं। देखो, इसको आप कनेक्टिंग पॉइंट मान लो, कुछ भी। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और बोला है फाइंड डी वाई बाई डी टी, तो बोले टाइम तो है ही नहीं। बट मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो आप चाहो ना चाहो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो अगर हमको डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो आप इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करो और यहां साइड में क्या कर दो? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, देखो किसी भी चीज को ना बगैर एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते हम। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां बोला डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या करूंगा? यहां लिखूंगा लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी टी, जो मुझे पता करना है। फिर मैं एक्स स्क्वायर का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करूंगा, जो आएगा 2x। फिर मैं देखूंगा कि किसके रेस्पेक्ट में करने को बोला था, टाइम के, तो वो तो है ही नहीं। दैट्स वाई मैं यहाँ के लिखूंगा डी एक्स बाय डी टी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप इसके एग्जांपल्स देखते रहो, आगे हम फिर से उम्मीद करेंगे कि ये क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। रेडियस जो है उस सर्कल का, सर्कुलर प्लेट का, सर्कुलर डिस्क का, किसी भी वजह से बढ़ रहा है। किसी को अगर ये दिमाग में लगाना है कि भैया क्यों बढ़ रहा है, तो मैं एक पॉसिबल रीजन बताता हूँ। हो सकता है हीट ज्यादा हो। आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोई भी मेटल रिंग एक्सपेंड करती है, कोई भी वायर एक्सपेंड करता है। हो सकता है ये प्रॉब्लम थर्मल में मिले हमको। ठीक है। डी ए बाई डी टी। अब हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो राइट में सीखा था ना, उसको दोबारा से देख लो। डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ऑर्डिनरी, सामान्य तरीके से 2r, पर देखा कि यहाँ टाइम नहीं था तो हमने क्या लिख दिया? डी आर बाय डी टी। अब आप क्वेश्चन को फिर से रीड करो तो बच्चों आपको पता चलेगा कि फाइंड तो डी ए बाई डी टी ही करना था, है ना। और क्या ये हमको पता है? हाँ, रेडियस के वेरिएशन का रेट पता है। तो मैं इसको लिखूंगा पाई 2, और रेडियस की कोई वैल्यू दी है इन्होंने? डेफिनेटली 10 बाय पाई। और डी ए बाई डी टी या डी आर बाई डी टी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.2। लो, काम खत्म। पाई का टेबल आता ही है आपको। पाई वन जब पाई कितना हो गया ये? ओ, वेरी गुड। 2 to 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, दैट इज डी ए बाय डी टी। अब मैं एक बात पूछता हूं, क्या ये एरिया डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है? डी ए बाई डी टी इज ए कॉन्स्टेंटेड वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को देखो, डी ए बाई डी टी किसका फंक्शन है? आर का। क्या आर कांस्टेंट है? नहीं, इसका मतलब डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट नहीं है। इस डिस्कशन को याद रखना, ये आगे फिर से हमको मिलने वाला है। ओके। तो ये इसका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा ही है। वैसे अपन चूंकि समझ रहे हैं ना, डिटेल कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा लगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है। एक पार्टिकल है, वो एक कर्व पे मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग
अलोंग ए कर्व, आपको एक कर्व पे मूव करता हुआ बताया इसको। कौन सा कर्व? 6y = x²। ठीक है। अब ये बोल रहा है विच कोऑर्डिनेट चेंज एट फास्टर रेट, विच कोऑर्डिनेट चेंज एट फास्टर रेट। और जो फास्टर रेट है वो भी इसने बोला कि x की पर्टिकुलर वैल्यू पे एट x = 10 सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, कुछ भी। ऑप्शंस है इसके, आइदर x, आइदर y, बोथ x एंड y एंड व्हाटएवर। पहली बात तो ये है ना, बताऊं मैं आपको, प्रॉब्लम अपने आप में समझने में थोड़ी सी देर का है। फंसेंगे कहाँ हम ये सोचेंगे कि कर्व कैसा है। जिसको ये आइडिया है कि ये पैराबोला है वो तो ठीक, पर जिसको नहीं आइडिया है वो भी कर सकता है, बट आप उस डायरेक्शन पे सोचना ही नहीं कि कर्व का डिज़ाइन कैसा है। आप ये एक बात सोचो कि भैया हमको तो सिर्फ ये पता है कि वेरिएशन का रेट कैसे निकालना है। इसलिए कौन क्या बोला है, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट पता करनी है। यानी कि ये जानना चाहता है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं, कि dy/dt बड़ा है और dx/dt बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। ये सिंपल इतना जानना चाह रहा है हमसे, y/dt और x/dt में कौन सा चेंज बड़ा है। x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट ज्यादा है एट फास्टर रेट। आपको रेट पर गौर करना है, रेट जब भी लिखा आएगा तो dy/dt और dx/dt आएगा। अब जैसे ये मेरा एक्सप्रेशन है, क्या था यहाँ पर, 6y = 6y है ना, x²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसा मैंने सिखाया, 6 dy/dt = 2x और dx/dt। तो हमें dy/dt को कंपेयर करना है, तो मैंने लिख दिया 1/3। 1/3 कैसे आया, 2/6, यहाँ पर x है और dx/dt है। तो देखो, अगर मैं इसको y' करके डिनोट कर दूं, यहां पर x/3 लिख दूं और इसको x' लिख दूं, तो क्वेश्चन में जो हमसे डिमांड कर रहा है ना, वो क्या है पता है आपको, वो y' और x' में ग्रेटर कौन है, y' और x' में विच वन इज ग्रेटर, y' बड़ा है या x' बड़ा है। तो ये डिसाइड करेगा x। मैं आपको सिखाता हूं, सपोज मैंने x = 1 लिया, x = 1 लिया, तो ये y' = 1/3 ऑफ x' हो गया। ऑब्वियसली y' छोटा हो गया x' से। जिसको अभी तक नहीं फीलिंग आने लगी वो आगे देखो, x = 2 लिया, फिर इसको y' लिया, तो ये 2/3 ऑफ x' हो गया। दैट्स वाई अभी भी y' छोटा है x' से। फिर मैंने x = 3 लिया, तो y' = 1 और x' हो गया। यानी कि अब y' बराबर हो गया x' के। मेरे ख्याल से अब हमारी बत्ती या ट्यूबलाइट जल गई होगी। x की वैल्यू डिसाइड कर रही है कि y' और x' में ग्रेटर कौन है। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं, सपोज 6 ले लेता हूं, 4 भी ले सकता था, पर मैंने 6 क्यों लिया ये भी आपको दिखेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6/3 x', यानी कि y' = ट्वाइस ऑफ x। तो कौन बड़ा है, y'। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, x = 10,
तो भैया x इक्वल टू 3 के आगे तो बड़ा हमेशा कौन होगा? अब चेक कर लो, करना नहीं है, सिर्फ अभी कर रहे ना, इसलिए यहाँ पर आया 10/3 x डैश मीन्स y डैश इज ग्रेटर देन x डैश। एक्सपेंड करके लिख दो, व्हाट इज y डैश? y में चेंज का रेट, ठीक है, y में चेंज का रेट इज ग्रेटर देन x में चेंज का रेट। ऑर्डिनरी प्रॉब्लम नहीं है, हल्के में ना लें, और ये भी ना सोचें कि ये सब काम जरूरी है, इतना लंबा काम नहीं है। करना सिर्फ इतना होता है कि आपको इस एक्सप्रेशन के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाना है और ये देखना है कि y डैश और x डैश में किसका कंपैरिजन हो रहा है ना, इतना सा काम करना है। देखो, एक और प्रॉब्लम समझते हैं अपन। ये था हमारा कौन से नंबर का? 3 नंबर का प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देखते हैं 4 नंबर का। ये भी 11th और 12th दोनों क्लासेस में आता है, तो अपन कॉमन सेंस से और मैथमेटिक्स दोनों से करने की कोशिश करेंगे। दो मास पार्टिकल्स हैं m1 और m2। 11th क्लास में ये मास रहते हैं, 12th में ये चार्ज हो जाते हैं। इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये होता है एक कांस्टेंट g, दोनों मासेस का प्रोडक्ट अपॉन इनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, ये है हमारा नोन फॉर्मूला। देखो, इस पे मेहनत मत करना, आगे जो हो रहा है ना उस पर मेहनत करना। कहीं आप यहीं में अपनी गाड़ी अटका लो। किसी भी प्रॉब्लम में किस जगह पर अटकना है ना, वो भी अपने आप में एक काम है। अगर आप बिल्कुल सही जगह फंसे कि जिसके फंसने से निकलने पर आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप ये बोलो ये फॉर्मूला हमको पता नहीं है, तो टीचर के पास क्या तरीका है? बोले जस्ट पेज नंबर देखो, चैप्टर आगे आएगा, हम इसको तब पढ़ेंगे, हम इसको अब पढ़ेंगे। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पूरा सम्मान करते हुए बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहे हैं। बट आप ये पूछते कि अब इसे करना क्या है, वो ध्यान लगाने का काम है। अब प्रॉब्लम में ये बोला है, क्वेश्चन जो हमारा है कि एक मास है बड़ा m, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक छोटा m और एक इसका रिमेनिंग पार्ट यानी m माइनस m। ए मास इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक मास इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फाइंड small m upon m such that f between them is maximum। अब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया और बहुत सिंपल सा ऑर्डिनरी। मैं आपको कॉमन सेंस से बताऊंगा और मैथमेटिक्स से भी बताऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? ग्रेविटेशन में ये मास के फॉर्म में आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि 12th में चार्ज के लिए आता है। ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फाइंड द रेशियो सच दैट द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। यहाँ पर मास m इज डिवाइडेड, ऐसे। Now, the force according to gravitation formula. One is m and second one is this upon distance. अब इसमें ढंग से देखो तो जो चीजें वेरिएबल नहीं है ना वो है g, और अगला क्या है? आर स्क्वायर। ना तो हम g को वेरी करा सकते हैं ना स्मॉल आर स्क्वायर को। वेरिएशन किसका हो रहा है? स्मॉल m का। ध्यान रखना, हियर f इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल m। यहां पर f जो है वो किसका फंक्शन है? स्मॉल m का। रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? एम एम
माइनस एम स्क्वायर। दैट्स वाई हमारी पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करना है, जो वेरिएबल है। वेरिएबल आर नहीं है, इन जनरल ज़्यादातर केसेस में आर रहता है, तो बच्चे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना है। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो जी अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एम और कैपिटल एम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एम बचेगा, स्मॉल एम का डिफरेंशिएशन 1 और एम स्क्वायर का 2m। ये है हमारा स्टेप 1। सेकंड स्टेप, हर बार स्टेप नहीं लिखना है, फिर समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। अगली स्टेप में डी एफ बाई डी एम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो m माइनस 2m इक्वल टू 0। इसका मतलब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2, यानी कि वी कैन से स्मॉल m इज इक्वल टू m/2 means if we want to get the maximum force, divide the particle in equal part in terms of mass। दोनों को बराबर बराबर मास में डिवाइड कर दो ना। एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम फोर्स, इट इज जी m/2, second part is also m/2 divided by r square, so it is g m square upon 4r square। ये पूछा नहीं था बट पूछा जा सकता है। अब मैंने बोला कि इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, तो देखो कॉमन सेंस है ना, मैं साइड में सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कि जैसे मान लो मेरे को ये पता है कि tan को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 इंटू टेन, 2 इंटू 5, 3 इंटू, होगा कुछ, 10/3, 4 इंटू 10/4, 5 इंटू 10/5। नहीं, क्या मतलब इसका, अगर आपको किसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और आप चाहते हो कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, इसको सम में देखो, आपने 2 पार्ट में डिवाइड करा तो 1 प्लस 9, और देखते हैं 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5। अब बताओ इनमें से किस नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। 5 इंटू 5 इज 25, 4 इंटू 6 इज 24। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करने पर तभी आएगा जब आपने इक्वली करा हो। अगर ये कॉमन सेंस आ जाती है बात समझ में, तो जो ये राइट साइड का पोर्शन है ना, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी, पर्टिकुलर इन 2 क्वेश्चंस के लिए। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात तो पता चल गई। एक हमने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी है, जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू u/v और dy/dx करना है, तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है नीचे v² ऊपर u dv/dx माइनस v du/dx। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है ये कहने में, बट इसमें कई बार लोगों की, हमारे बच्चों की जान निकल जाती है।
इतना मुश्किल नहीं है ये, मैं इसका कोई एक एग्जाम्पल देख रहा था जो हमको यहाँ पर हेल्प कर दे प्रॉब्लम को समझने में, ऐसा जो कोई यूज में भी आ रहा हो। देखो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब साइन एक्स और x दोनों ही x के फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम dy बाय dx, नीचे लिखा एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखा x, फिर ऊपर लिख दिया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पर अगले स्टेप में साइन एक्स को एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन गया ये, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, मतलब बड़ा है, अजीब है, पर है सिंपल। आपको जस्ट एक ही एनालॉजी को चला के रखना है, एक फॉर्मूला पता है अगर आपको, तो ये आगे स्मूथ हो जाता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चेन रूल का। चेन रूल, चेन रूल क्या बोल रहा है, चेन रूल बड़ा सिंपल सा काम है, अभी मैंने जैसे आपको बताया भी था कि dy बाय डी एक्स चाहिए, तो dy बाय डी टी है और कहीं पे dt बाय डी एक्स है। मैंने बहुत ही कैजुअल लिख दिया इसको क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने का होता नहीं है। कुल मिलाकर आप इसको देखें तो यहाँ पे देखो dy बाय डी एक्स आना है, ये dy और dx बचा, dt और dt कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल से देखो, जैसे कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब साइन अपने आप में एक वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y क्या हो गया, साइन ऑफ u। अब नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया du बाय डी एक्स, दैट इज 2x। और इस सेकंड वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू u, क्योंकि वो u का फंक्शन है, तो वी गेट dy बाय डी यू इज इक्वल टू cos u, बट वी वांट dy बाय dx, तो चेन रूल क्या बोलता है, du बाय dx मल्टीप्लाइड बाय du बाय dy बाय du। आप देख रहे हो कि du से du कैंसिल हो रहा है, देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। एक्चुअली आप इसका लैंग्वेज समझोगे मैथमेटिकल, y में चेंज का रेट x के रेस्पेक्ट में और x में चेंज का रेट y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, दोबारा बोलता हूँ, y में चेंज का रेट u के रेस्पेक्ट में और u में चेंज का रेट x के रेस्पेक्ट में। तो ये u का डिफरेंशिएशन होना, u का जो चेंज निकाला हमने, एक बार u का चेंज निकाला और एक बार u के रेस्पेक्ट में निकाला, तो u कैंसिल आउट हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये du और du कैंसिल हो गया, बट अगर आप इसको ऐसा भी समझते हो तो आपका सवाल रॉन्ग नहीं होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात बता रहा था। हाँ, अब इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये है हमारा 2x और dy बाई डी टू क्या है, cos
यू। अब यू तो था ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो इसको फाइनल ऐसे लिखेंगे 2x cos x स्क्वायर, दैट इज dy बाय dx। वीडियो को पॉज करो, पूरा क्वेश्चन एक बार अपने आप करने की कोशिश करो। मैं अगले प्रॉब्लम पे जाता हूं, क्योंकि इसमें क्या है, जितनी ज्यादा चीजें अपन देखेंगे ना उतना हमको समझ में आएगा। ये है y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबको log x का डिफरेंशिएशन पता है फॉर्मूला टेबल से। ठीक है, ये मत कहना कहां से आया, फॉर्मूले की टेबल से। मैंने कहा ना गलत सवाल नहीं, सवाल सही करोगे तो आंसर सही मिल जाएगा, गलत का भी मिल जाएगा, मैं बोलूंगा फॉर्मूले से। अब बताओ कितना एब्सर्ड आंसर है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मेथड क्या है, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन y बिकम log ऑफ u। सिंपल सा, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर दो, du बाई डी एक्स, इट बिकम 2, और dy बाई डी यू, ये अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया 1 बाई यू। फिर लगा देंगे चेन रूल, dy बाई डी एक्स दैट इज डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी यू। चेन रूल को ढंग से देखो, डी यू से डी यू कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली 2, और यहां पर आया 1/u। 1/u को सब्सटीट्यूट कर दो, वापस से दे दो, तो इट इज 2x प्लस 3। ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। और देखते हैं, डरना नहीं, थकना नहीं। y इक्वल टू a साइन kx। ठीक है, a साइन kx, और फाइन करना है dy बाय dx। तो क्या लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू kx, तो y इज इक्वल टू a साइन u, डिफरेंशिएट कर दिया du बाई डी एक्स, दैट बिकम k, dy बाई du, इट बिकम a cos u। क्या फाइन करना है, dy बाय डी एक्स, चेन रूल क्या कहता है, du बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय du बाय dy बाय du। क्या आ जाएगा आंसर में, यहाँ पर k आ जाएगा, फिर यहाँ पर a आ जाएगा, और cos u आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a k, और cos के साथ में एक u की वैल्यू क्या थी, kx। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें भी है ना, मेरे पास एक ट्रिक है, मतलब दिमाग में करना पड़ेगा, ट्रिक कुछ नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है, हम उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ उल्टे से शुरू करता हूँ, ये kx लिखा है, तो ये kx लिखा है, तो आप ये मानो कि यहाँ पर x है, जस्ट मन में, और डिफरेंशिएट कर दो, y इज इक्वल टू ए कॉस, और देखो अरे ये तो kx है, और आगे k लगा दो। नहीं, कोई बात नहीं, इसको देखो, ये 2x+3 है, इसकी जगह मेंटली ये सोचो कि यहाँ पर सिर्फ x है ना, सिर्फ क्या सोचना है आपको, कि यहाँ पर x है। क्या लिखोगे इसके डिफरेंशिएशन में, 1/2x+, देखो, फिर देखा गौर से, अरे ये तो 2x+3 है, इसका मतलब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, 2। देखो आंसर, ठीक है, नहीं पता चला, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर देखो,
एक बार जैसे मैंने करा ना एक्टिंग, वैसे आप करके देखो। यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये सोचो ये x है, मन में लिखा है एक्स स्क्वायर ही है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन 2x। ट्रिक है मैथमेटिकल, कोई ऐसा नहीं है नहीं पता चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है ही। मैं एक बार सिर्फ जैसे मैंने बोला ना वैसे करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू ई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इनको नहीं पता है बता दूं कि e की पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। ये फॉर्मूला वी हैव टू नो, ये हमको आना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने मन वाले तरीके से कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई। अरे इसके डिफरेंशिएशन में तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ही लेना है। ऊपर मैंने सोचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एक्स, फिर देखा अरे नहीं यार ये तो पूरा लिखा है। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax, बी एक्स का डिफरेंशिएशन b, सी का डिफरेंशिएशन ये हो गया। बोले नहीं ये मेथड हमको नहीं आया। देखो अगर आप सोचोगे ना कि नहीं आया तो नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है सीखने का। लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इट बिकम y इज इक्वल टू ई। नाउ डी यू बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2ax प्लस बी, यहाँ पर dy बाई डी यू दैट इज ई यू। चेन रूल dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स लगाया, यहाँ पर क्या हो गया 2ax प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो गया e की पावर u, e की पावर u में u वापस दिया इसको तो 2ax प्लस बी, और यहाँ पर e a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया, दिक्कत ये है कि किसी को आ गया। ध्यान रखना जो वो किसी है ना जिसको ये आ गया तुरंत करने वाला, वो अपना टाइम बचा ले जाएगा और प्रॉब्लम को पार कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको कैलकुलस सफिशिएंट बताने की कोशिश करी। हम आगे जब मोशन और प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो इसकी और भी प्रॉब्लम्स को एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे, यूज़ करेंगे। पर्टिकुलरली मोशन की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो होती हैं वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स होती हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, ये हमारी डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास है। इसके आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर मोशन की प्रॉब्लम कंबाइंडली दोनों मिलाकर देखेंगे। आई होप आप अपनी लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं। देखो जंप जो है एकदम से नहीं लगता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस फर्क किस बात का पड़ता है कि आप अपनी आप में कितना कंसिस्टेंस है। जितना ज़्यादा आप अपनी थ्योरी को पढ़ने में, प्रॉब्लम को करने में कंसिस्टेंट होंगे, इन क्लासेस को ऐसे वीडियोस की नहीं क्लास की जैसे लेंगे देखेंगे तो ही ये आपके लिए यूज़फुल हो पाएंगे, नहीं तो जस्ट ये वन अनदर कंटेंट होके रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लासेस को पूरा प्रॉपरली देख रहे हैं। 3 बार लिखने का पढ़ने का जो रूल है उसको फॉलो करना है और अपने कॉपी पेन के साथ सारे नोट्स बनाने हैं। जितने भी प्रॉब्लम हमने यहाँ किए हैं, 8-10 प्रॉब्लम किए हैं पिछले 45 मिनट्स में, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको पूरे डिफरेंशिएशन का एक जनरल आइडिया दे देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।